हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जैसे जो अभी जस्ट टेंथ पास करके 11th में आना चाह रहे हैं या फिर आ चुके हैं। तो 11th में आने के बाद एक्चुअली हम लोग बात करेंगे कि जो भी साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाह रहे हैं, जो साइंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए दो ऑप्शंस होता है यहाँ पे 11th क्लास में। एक वो या तो पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ऐसे जो भी अक्सर एक्चुअली होता क्या है कि जिनको बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है या जो मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जो पारा मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो पीसीबी लेते हैं। और जो जिनको मैथ में इंटरेस्टेड है, जो मैथ में ज़्यादा उनको रुचि है, वो पीसीएम लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अगर आपको कहीं ऑप्शन मिलता हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो दोनों लेने का, तो आप अगर उसको अच्छे से कर पाएंगे तो ज़रूर लेना चाहिए आपको पीसीएमबी। ये एक बेहतर ऑप्शन है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, अगर मैथ और बायो आप दोनों एक साथ अगर कर सकते हैं तो इससे आपको आगे आने वाले फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में ना जाके अगर आपको उसके बाद जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सभी ऑप्शंस खुले रहते हैं। और अगर आप जनरल कंपटीशन में जा रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको मैथ और बायो हेल्प करता है, क्योंकि मैथ का एप्लीकेशन तो हर जगह है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर जगह आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। और बायो में जीएस में बायो भी आते हैं। और ये मैथ और बायो जनरली आपको 12th स्टैंडर्ड के ही आते हैं, तो इससे एक आपका अच्छा बेस बनता है और आप आसानी से कोई भी कंपटीशन के फील्ड में अगर जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। फिर आपको ऐसा जनरली देखने में आता है कि जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, जो इंटर में आर्ट्स ले चुके हैं, या फिर मैथ नहीं लेते हैं, या फिर बायो वाले मैथ वाले बायो नहीं ले पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा देखा जाता है कि आगे जब भी वो कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो फिर बायो वाले फील्ड में उनको थोड़ा सा मैथ वाले को बायो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे उनको याद रखना या फिर उससे रिलेटेड टर्म समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है कि जो बायो लेते हैं लेकिन मैथ नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए फिर वहाँ पे कैलकुलेशन, जैसे सी सेट का एग्ज़ाम होता है जहाँ पे रीजनिंग होता है, तो फिर ये सब रीजनिंग वाले फील्ड में या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ की, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उससे होता क्या है कि अगर आप मेडिकल में हैं तो मेडिकल के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, तो अगर साइड से अगर मैथ भी आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक्चुअली मेडिकल में डिटरमाइनिंग फैक्टर फिजिक्स हो जाता है। क्योंकि बायो तो जनरल बच्चा जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स वहाँ पे डिटरमाइनिंग हो जाता है। जिसका फिजिक्स बढ़िया है उनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में अगर मैथ का कैलकुलेशन बढ़िया है तो फिजिक्स जरूर अच्छा होगा। इसलिए अगर साथ में मैथ है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी फिजिक्स को समझने के लिए। दूसरी चीज़ है, केमिस्ट्री में भी एक पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन से रिलेटेड वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाते हैं। तो वहाँ पे भी मैथ्स में अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो मतलब उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में, फिजिक्स को समझने में, और उनका रिजल्ट सिक्योर मतलब मैक्सिमम चांसेस होता है कि उनका रिजल्ट वहाँ पे हो जाए। चलिए हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि फिजिक्स, जब भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, मेन हम लोग आज देखेंगे केमिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो केमिस्ट्री में देखते हैं कि एक या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर पीसीएमबी अगर लेते हैं तो सभी में एक सब्जेक्ट है हम लोग का केमिस्ट्री, जो कि तीनों में कॉमन है। तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि आप देखिए जनरल लाइफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल लाइफ में आप सुबह से उठिए तो आपको डेली डे टू डे लाइफ में आपको हमेशा बिना हम लोग केमिकल्स के अभी सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल से है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट भी तो एक तरह का केमिकल्स ही है, बहुत सारे केमिकल असेंबल किया हुआ है। उसी तरह से मेडिसिन यूज करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो हम लोग बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फूड्स में प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं खाना को सेफ रखने के लिए, उसको ये करने के लिए, तो वो भी एक तरह का केमिकल्स ही हैं। तो जनरल लाइफ में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना केमिकल्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम लोग के लिए यूज करना आसान नहीं होता है अभी के, खासकर अभी के लाइफ में। तो मेडिसिन है, मेडिसिन अगर हम लोग देते हैं तो वो सब भी एक तरह का केमिकल कंपोजिशन ही है। अभी आप देख रहे हैं
कि सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो भी एक तरह का केमिकल्स है, डिटॉल्स है, सेवलॉन्स है, ये जितने भी है ये एक पार्टिकुलर केमिकल्स ही है, एक केमिकल फार्मूला से ये बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, इसलिए केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो एक चीज और आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री एक क्या है। एक हम लोग एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि अपने आसपास अगल बगल कहीं भी आप देखें तो हमेशा कुछ ना कुछ नेचर में चेंजेज होते रहता है, और इस चेंजेज को स्टडी करने वाला साइंस ही केमिस्ट्री कहलाता है। क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग मेनली मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं इसमें केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री मैटर से रिलेटेड साइंस है, यानी कि मैटर्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले, मैटर को जानने के लिए, मैटर के कंपोजिशन को जानने वाले जो साइंस है उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस केमिस्ट्री में आप देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about matter, its composition and their properties is called chemistry। तो ये आप देखें कि केमिस्ट्री में ये मेनली मैटर के बारे में आप देख रहे हैं कि जहां भी हम लोग चारों तरफ अपने आसपास में देखेंगे, जो भी चीज आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो आप कहीं भी अपने अगल बगल में देखिए वो सारा चीज आपको मैटर ही लगेगा। तो इसलिए मैटर को स्टडी करने वाले साइंस को ही हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में एक चीज देखते हैं कि केमिस्ट्री को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि आप किसी भी मैटर को अगर डिवाइड करते जाए, उसको उसके कंपोजिशन को देखते जाए, तो सबसे लास्ट में हम लोग को क्या मिलता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो उसका पार्ट मिलेगा किसी भी मैटर्स का, वो एटम और मोलिक्यूल होगा। तो एक्चुअली इस केमिस्ट्री में हम लोग सबसे बेसिक पार्ट से लेकर ही स्टडी करते हैं एटम और मोलिक्यूल। तो हम लोग एक तरह से इसको केमिस्ट्री को बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री एक तरह से साइंस ऑफ एटम और मोलिक्यूल है। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि बिना केमिस्ट्री का, यानी हर चीज केमिकल, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन ही है। इसलिए जैसे हम लोग बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, एड्स के लिए एक दवा दिया जाता है जीटोवोडिन जिसको हम लोग बोलते हैं, टैक्सोल है, ये बहुत सारे, मलेरिया के लिए भी एक अलग अभी बात चल रहा था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये सब एक पार्टिकुलर कंपोजिशन से ही तैयार किया जाता है, जो कि केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। सारा चीज एक पार्टिकुलर केमिकल्स है। तो हम लोग केमिस्ट्री को डिटेल स्टडी करेंगे जब आप क्लास 11 में आते हैं। तो क्लास 11 में आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है, चाहे वो आप पीसीबी ले या फिर चाहे वो आप पीसीएम ले। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए डिटेल हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसमें देखिए जब आप क्लास 11 में आते हैं तो वहां पे आपको सब्जेक्ट इसमें केमिस्ट्री को हम लोग एक पार्टिकुलर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर पार्ट में, जिससे रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो वो 3 मेजर पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जैसा कि हम लोग बात किए केमिस्ट्री के, यानी कि क्लास 11th में केमिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं वो सभी चैप्टर को हम लोग 3 मेजर पार्ट करते हैं। एक कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये आपके लिए एक नया टर्म है। अभी जब 10th से आप 11th में आए हैं तो एक नया टर्म इसमें आएगा, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि ये मैटर का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे
फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। तो जितने भी मैक्सिमम कैलकुलेशंस वाले पार्ट है वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म है, ये ऑर्गेनिक में एक्चुअली ये जो टर्म है ऑर्गेनिक ऑर्गेन से बना है, यानी कि लाइफ से बना है। डेट मीन्स कि पहले ऐसा बोला जाता था कि ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स लिविंग सिस्टम से निकलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं उसको, और उसके पढ़ने वाले साइंस को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप 10th क्लास में ऑर्गेनिक न पढ़ के वहां पे आपका जो चैप्टर था वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बस वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितना भी केमिकल्स आप देखते हैं उसमें दो ही तरह, पूरे मोलिक्यूल्स को, पूरे कंपाउंड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स को अगर हम लोग अलग कर दें तो जितने भी कंपाउंड्स बचते हैं जो मिनरल्स है, मिनरल से रिलेटेड है, और फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सबसे बना हुआ जो भी कंपाउंड्स है ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। यानी कि जितने भी कंपाउंड्स है उसमें ऑर्गेनिक को अलग और इनऑर्गेनिक को हम लोग अलग करते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स का स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को अगर हम लोग देखें तो अगर मेन क्लास 11 में आपको बेसिक जो सिलेबस है वो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी जो सीबीएसई के नॉर्म्स के आधार पे है। तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कॉन्साइज दिया हुआ है जो भी चैप्टर्स है या जो भी कंटेंट है, बट फिर भी उसको एक हम लोग सिलेबस के आधार पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स है, तो आप देखिए एनसीईआरटी में दो बुक है। एनसीईआरटी 11 क्लास का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो बुक आएगा। एक होगा बुक वन या इसको हम लोग पार्ट वन बोलते हैं। बुक, इसमें पार्ट वन हम लोग बोल सकते हैं। पार्ट वन करके आता है केमिस्ट्री, जो कि ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो केमिस्ट्री है आपका क्लास टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट वन। तो ये पार्ट वन केमिस्ट्री है। दूसरा दूसरा केमिस्ट्री है आपका पार्ट टू। इसमें पार्ट वन में जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें पहला चैप्टर है पार्ट वन का, इसमें पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म है, बेसिक चीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंडर में मूल कंसेप्ट भी आएगा और बहुत सारे बेसिक कैलकुलेशंस आएंगे, स्टोइकोमेट्री आएगा। तो ये सारी चीज को हम लोग इसमें इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है हम लोग का दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक्चुअली हम लोग एटम के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। एटम से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस है, एटम से रिलेटेड जितने भी चीज है, उसका कन्फिग्रेशंस है, उस कन्फिग्रेशन से ये सारा चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऑलरेडी आप थोड़ा सा रिव्यू पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। दूसरा थर्ड चैप्टर है हम लोग का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in properties। periodicity in properties। तो ये periodicity क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आप जानते हैं कि एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वायर। तो जितने भी नेचर में अभी तक जितने भी हम लोग के पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उस सभी एलिमेंट्स को एक पार्टिकुलर टेबल बना के हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज उस पीरियोडिक टेबल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज पीरियोडिक टेबल के आधार पे है। नेक्स्ट उसके बाद है हम लोग का फोर्थ में, ये है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर।
केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं, 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि बॉन्डिंग यानी कि जब भी दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करता है तो मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है और वहां पे एक मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मोलिक्यूल में जो भी दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन किए हैं वो दोनों में एक तरह का सभी में एक तरह का एक पार्टिकुलर फोर्स लगता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो उसी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े हुए क्या आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये सारे चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे बॉन्ड बनता है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड से रिलेटेड सारा चीज को, और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका शेप होगा, ये सारे चीज को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है हम लोग का वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का आप पढ़े हैं कि मैटर का तीन जनरली हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यानी कि अभी इस स्टेज में हम लोग देखते हैं कि तीन तरह का स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें डिटेल स्टडी हम लोग का गैस और लिक्विड के बारे में है 11th क्लास में, बाकी 12th में आपका सॉलिड स्टेट आएगा। तो इसमें हम लोग गैस और लिक्विड के बारे में बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में। नेक्स्ट उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली ये आपके लिए एक थोड़ा सा नया टर्म है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग कितना बॉन्ड एनर्जी होगा, कितना एनर्जी रिलीज होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे कितना एनर्जी है, इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस है, जो भी इसका लॉ है, वो सारा चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद है एक और कुछ न्यू चैप्टर है, यहाँ पे 6 था। 7th चैप्टर है जिसका नाम है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम भी ये एक नया टर्म है आपके लिए, ये नया चैप्टर होगा। तो इक्विलिब्रियम में इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक है इक्विलिब्रियम 1 और दूसरा है इक्विलिब्रियम 2। इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2। इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 1 को ही हम लोग इसी को और केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम 2 को ही हम लोग इसमें इसी को आयनिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया और ये आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है। तो किस चैप्टर को हम लोग फिजिकल में रखते हैं, किसको हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, किसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, ये फिजिकल है, हम लोग सिंबल में सीधे पी लिख देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी फिजिकल का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो भी हम लोग एलिमेंट से रिलेटेड मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट जो भी। तो यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इनऑर्गेनिक है। ये फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है, और ये कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह से आप देखिए फर्स्ट बुक में आपको इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिकल है, ये फिजिकल का चैप्टर है और ये फिजिकल का चैप्टर है। तो 1 2 3 4 एंड 5 चैप्टर ये आपके फिजिकल्स के हैं फर्स्ट बुक में, और 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे बुक सेकेंड की बात करेंगे, पार्ट 2 केमिस्ट्री। क्लास 11। तो इसमें हम लोग पार्ट 2 में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हैं, पहला फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड बुक में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिडॉक्स रिएक्शन,
यहाँ पे हम लोग 7 चैप्टर की बात किए थे, 8वां चैप्टर यूनिट के टर्म में वहां पे दिया हुआ होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे करके। तो इस तरह से यूनिट 8 में सेकेंड बुक में सेकेंड पार्ट में आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में भी आप 9th या 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेट करके। तो वही रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, उसका बैलेंसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 9th चैप्टर में यूनिट 9 में है आपका हाइड्रोजन चैप्टर। इसमें कंप्लीट हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद है उसका एस ब्लॉक एलिमेंट, द एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें पीरियोडिक टेबल का एक पार्टिकुलर पार्ट है, एक सबसे लेफ्ट साइड में आपको एक ऊपर में दिखाई देता है जिसको हम लिखा हुआ मिलेगा एस ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसका कितना कंपाउंड्स बनता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा है इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है ऐसा। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसमें जितना भी एलिमेंट्स है इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इधर वाले में जितने जो भी एलिमेंट्स है इसमें 6 पार्ट था, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ग्रुप और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स। ये एस ब्लॉक में हम लोग इस 2 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, यहाँ पे बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे सोडियम होता है। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एस ब्लॉक में। और इधर में वाले पार्ट में जो राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल का, इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और बीच वाला जो होता है इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो अभी आपको 11th क्लास में एस और पी के बारे में डिटेल पढ़ना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद जो यूनिट है वो यूनिट है आपका 11-12 यूनिट। तो 12th में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको लिखा हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो 12th जो यूनिट है उस 12th यूनिट में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी है। और नेक्स्ट उसके बाद यूनिट 13, यूनिट 13 में ये भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग पहले भी जानते हैं, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। यूनिट 14 में है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये हम लोग का पूरा केमिस्ट्री का 11th क्लास में ये केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। ये 1 ईयर का सिलेबस है आपका। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा है। ये फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन ये इनऑर्गेनिक में आता है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट ये भी इनऑर्गेनिक में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक में आएगा, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट उसके बाद ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये जनरल है। इसमें एक्चुअली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हम लोग डिवाइड करके नहीं पढ़ सकते हैं, ये एक जनरल केमिस्ट्री है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण जो भी हैजार्ड्स होते हैं वो सारे चीज के बारे में हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये तो आसान है, पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है हम लोग का 11th का टोटल सिलेबस। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए, और 11th क्लास में केमिस्ट्री को समझने में आसान होगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास वाले सीरीज में हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
कोई भी इससे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो, सजेशंस हो, कुछ भी हो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सजेशन या जो भी डाउट्स हो, जो भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, और आप खुद समझिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप समझने में हेल्प कीजिए, शेयर कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।